नमस्ते दोस्तों। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस भागदौड़ भरी जिंदगी और स्मार्टफोन्स की दुनिया को ना बस 1 मिनट के लिए भूल जाइए। आइए एक पल के लिए आंखें बंद करते हैं और एक ऐसे घर की कल्पना करते हैं जहां हवा में डीजल या पेट्रोल का धुआं नहीं है, बल्कि गीली मिट्टी और चूल्हे पर जलती लकड़ियों की वो एकदम सौंधी सी महक है। आज हम समय का पहिया थोड़ा पीछे घुमा रहे हैं और सीधे पहुंच रहे हैं सन 1800 के भारत में। अब देखिए, इतिहास की किताबों में ये दौर अक्सर राजाओं, रजवाड़ों और बड़े-बड़े युद्धों के लिए ही जाना जाता है ना? लेकिन आज हम उन पन्नों से थोड़ा बाहर निकलेंगे और उस शख्सियत की बात करेंगे जो वास्तव में, सच कहूं तो उस दौर के समाज की असली रीढ़ थी। एक ऐसी खामोश वास्तुकार जिसने बिना किसी क्रेडिट के पूरे सामाजिक ढांचे को अपने कंधों पर उठाया हुआ था, लेकिन जिसकी आवाज अक्सर घर की चारदीवारी और रसोई के धुएं में ही कहीं दबकर रह गई। जी हां, हम बात कर रहे हैं 1800 के दशक की भारतीय नारी की। ठीक है, तो चलिए इसमें गहराई से गोता लगाते हैं। उस समय की महिलाओं की वास्तविक स्थिति को समझने के लिए एक रूपक बिल्कुल सटीक बैठता है, पिंजरे में बंद मैना। आज जब हम आज़ादी, स्वतंत्रता और समानता की इतनी खुलकर बात करते हैं, तो ये समझना सच में थोड़ा मुश्किल लगता है कि 2 सदी पहले एक महिला की पूरी दुनिया सिर्फ और सिर्फ उसके घर के आंगन तक ही सिमटी हुई थी। यकीन मानिए, ये सिर्फ कोई कहावत नहीं थी, बल्कि उनकी दिनचर्या की कड़वी सच्चाई थी। उनका जन्म, उनका जीवन, उनके सपने और उनका अंत, सब कुछ बस उन ऊंची दीवारों के भीतर ही तय हो जाता था। बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है, समाज कैसे बदल रहा है, इससे उनका कोई सीधा वास्ता ही नहीं था। उनके लिए आसमान बस उस आंगन के ऊपर दिखने वाले चौकोर टुकड़े जितना ही था, और उसी छोटे से आसमान के नीचे उन्हें अपनी पूरी जिंदगी गुजार देनी होती थी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आज़ादी के उस भ्रम की और कैसे शिक्षा के अभाव में उनका बचपन बस कहीं खो सा गया था। जब हम उस दौर में शिक्षा की बात करते हैं ना, तो आंकड़े सच में बेहद चौंकाने वाले और काफी निराशाजनक हैं। जरा सोचिए, पूरे देश में 100 में से मुश्किल से केवल एक महिला ही पढ़ना लिखना जानती थी। 100 में से सिर्फ एक। शिक्षा कोई ऐसी चीज थी ही नहीं जिसे लड़कियों के लिए जरूरी माना जाए, बल्कि उस समय की सामाजिक व्यवस्था में इसे पूरी तरह से वर्जित ही रखा गया था। समाज में ये रूढ़ी इतनी गहरी थी कि महिलाओं का काम सिर्फ और सिर्फ घर संभालना है, इसलिए किताबों की दुनिया उनके लिए हमेशा के लिए बंद थी। और इस शिक्षा की कमी का असर सिर्फ इतना नहीं था कि वो पढ़ नहीं पाती थी, बल्कि इसने उन्हें अपने अधिकारों के प्रति पूरी तरह से अनजान और एक पितृसत्तात्मक ढांचे पर पूरी तरह निर्भर बना दिया था। अब जरा इस तुलना को देखिए। ये आज के बचपन और 1800 के बचपन के बीच के जमीन आसमान के अंतर को बिल्कुल साफ कर देता है। आज बचपन सुनते ही हमारे दिमाग में स्कूल, खेलकूद और बेफिक्री आती है, लेकिन उस दौर की सच्चाई बिल्कुल अलग थी। जिस उम्र में बच्चियों को मिट्टी के घरौंदों और गुड़ियों के साथ खेलना चाहिए था ना, उसी उम्र में उनके पैरों में बाल विवाह की भारी बेड़ियां डाल दी जाती थीं। मतलब 7 या 8 साल की उम्र में ही उन्हें एक पत्नी और बहू की जिम्मेदारियों के तले दबा दिया जाता था। इसका सबसे भयानक असर ये था कि उनकी मासूमियत रातों रात छिन जाती थी। उन्हें कभी यह समझने का मौका ही नहीं मिला कि भाई, एक बच्ची होना आखिर होता क्या है। बचपन से सीधे उन्हें एक मैच्योर और जिम्मेदार महिला के सांचे में ढाल दिया जाता था। लेकिन रुकिए, अब आते हैं उनके उस रूप पर जो किसी मैनेजमेंट गुरु से कम नहीं था, पर्दे के पीछे की उनकी असली ताकत। देखिए, किताबी रूप से साक्षर ना होने का मतलब ये कतई नहीं था कि वो कमजोर थीं या उन्हें कुछ समझ नहीं आता था। इसके बिल्कुल उलट वो अपने आप में संपूर्ण मैनेजमेंट गुरु थीं। अब इन पॉइंट्स को देखिए। 1800 का समाज आज के हमारे छोटे परिवारों जैसा नहीं था। एक ही छत के नीचे 4-4 पीढ़ियां साथ रहती थीं, और इस पूरे विशाल कुनबे को एकजुट रखना, हर एक सदस्य की जरूरत का बारीकी से ख्याल रखना, ये सब एक महिला के ही जिम्मे था। और उनका टैलेंट सबसे ज्यादा तब निखर कर आता था जब भयंकर अकाल या सूखा पड़ता था। ऐसे मुश्किल समय में मुट्ठी भर अनाज का किस तरह से प्रबंधन करना है ताकि कोई भूखा ना सोए, इसकी पूरी रणनीति वही तय करती थी। वो हर संकट में परिवार के लिए एक मजबूत ढाल बनकर खड़ी रहती थी, भले ही उनके इस कमाल के कौशल को कभी कोई मेडल या क्रेडिट नहीं मिला। अब इतिहास को पूरी ईमानदारी से समझने के लिए हमें सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना होगा, वो दर्दनाक सच्चाई और क्रूर सामाजिक प्रथाएं। सबसे पहले बात करते हैं पर्दा प्रथा की। ये सिर्फ चेहरे को ढकने वाला कोई मामूली कपड़ा नहीं था, बल्कि ये एक अदृश्य और अभेद्य दीवार थी। इस प्रथा ने महिलाओं को बाहरी वातावरण और किसी भी सामाजिक मेलजोल से पूरी तरह कट ऑफ कर दिया था। मतलब बाहरी दुनिया से संपर्क एकदम ना के बराबर। और इस पूर्ण अलगाव का सीधा सा मतलब ये था कि बाहरी दुनिया के फैसले उन पर थोपे तो जा सकते थे, लेकिन उन फैसलों में उनकी अपनी कोई आवाज नहीं होती थी। वो बस एक खामोश दर्शक की तरह उस सिस्टम को मानने के लिए मजबूर थीं।
और इससे भी भयावह थी सती प्रथा। बंगाल या राजस्थान जैसे कई क्षेत्रों में एक बहुत ही कठोर सामाजिक अपेक्षा मौजूद थी, जिसे सुनकर ही आज सिहरन होती है। एक पत्नी को अपने पति की चिता पर जीवित ही जल जाना होता था। ऐतिहासिक दस्तावेज साफ बताते हैं कि कई बार ये धार्मिक मान्यताओं और सामाजिक दबाव का ऐसा विकराल रूप था, जहां एक महिला के पास सच में कोई दूसरा विकल्प बचता ही नहीं था। पति की मृत्यु के बाद एक विधवा का जीवन इतना तिरस्कृत बना दिया जाता था कि ये अमानवीय प्रथा उस दौर का एक अत्यंत दर्दनाक और काला सच बन गई। इसने साबित कर दिया कि उस समय महिला का अपना कोई वजूद था ही नहीं, वो सिर्फ अपने पति के अस्तित्व से जुड़ी हुई थी। और इन सब के साथ जाति व्यवस्था की वो ऊंची और कठोर दीवारें तो थीं ही, जिन्होंने स्थिति को और भी ज्यादा जटिल बना दिया। ये व्यवस्था समाज की जड़ों में इतनी गहराई तक बैठी थी कि तथाकथित निचली जाति की महिलाओं को दोहरी मार झेलनी पड़ती थी। एक तो महिला होने के नाते पितृसत्ता का बोझ, और दूसरा अपनी जाति के कारण सामाजिक बहिष्कार। सार्वजनिक कुओं से पानी भरने से लेकर सड़कों पर चलने तक उनके लिए सख्त नियम थे। सोचिए, यहां तक कि उनकी परछाई तक को अपवित्र माना जाता था। इस कड़े सामाजिक ढांचे ने उन्हें एकदम हाशिए पर धकेल दिया था, जहां उनका हर एक दिन बस अपने स्वाभिमान और अस्तित्व को बचाए रखने का एक खामोश संघर्ष होता था। खैर, घर के अंदर की इन जंजीरों के बीच बाहर से एक और शिकंजा कस रहा था, साम्राज्य का शिकंजा, यानी ब्रिटिश राज और उसका लाया हुआ भारी आर्थिक संकट। तो हुआ यूं कि इन कड़ियों को अगर हम जोड़ें तो जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपने पैर जमाए और लगान वसूलने के तरीके एकदम से बदल दिए, तो इसका सीधा और भयानक असर ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ा। नए टैक्स नियमों के कारण पूरे देश में गरीबी बहुत तेजी से फैलने लगी। खेती से आमदनी घट गई, लेकिन चूंकि घर का पूरा प्रबंधन महिलाओं के हाथ में था, इसलिए इस भयानक आर्थिक संकट का सबसे भारी बोझ सीधे तौर पर उन्हीं पर आ गिरा। अब घटते संसाधनों में परिवार का पेट कैसे पाना जाए? कई बार तो महिलाएं खुद भूखी रह जाती थीं, ताकि घर के बाकी सदस्यों और बच्चों को थोड़ा बहुत खाना मिल सके। ब्रिटिश नीतियों का ये एक ऐसा छिपा हुआ पहलू था, जिसने घरों की चारदीवारी के भीतर अनगिनत महिलाओं को भुखमरी और कड़े संघर्ष की ओर धकेल दिया। लेकिन इन सब से निकल कर आती है आधुनिक भारत की नींव, हमारे उन्हीं पूर्वजों का पसीना और उनका वो अकल्पनीय संघर्ष। इन सब भयानक मुश्किलों, चरम गरीबी और सख्त सामाजिक बंधनों के बावजूद हमारी उन पूर्वज महिलाओं ने कभी हार नहीं मानी। 1800 की वो मैना भले ही पिंजरे में थी, लेकिन उसकी सहन शक्ति, उसकी खामोश कुर्बानियों और उसके पसीने ने ही एक ऐसे समाज को जिंदा रखा जो आगे चलकर आज़ादी की लड़ाई लड़ सका। उन्हीं के उस असीम त्याग ने आज के आधुनिक भारत की मजबूत नींव तैयार की है। तो आज के इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक सवाल हमें अपने आप से जरूर पूछना चाहिए। अपने पूर्वजों के उस सरल लेकिन बेहद कठिन जीवन से आज हमें क्या सीखना चाहिए? ये सच में एक ऐसा विचार है जो हमें अपनी जड़ों की अहमियत समझाता है। इस अनसुनी कहानी और इसके पीछे के बलिदानों पर जरूर सोच विचार कीजिएगा। और हाँ, अगर आपको इस तरह के गहराई से किए गए ऐतिहासिक विश्लेषण पसंद आते हैं, तो ऐसी और भी अनसुनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले विश्लेषण में। जय हिंद।